सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे जी, जो पहले काशीपुर में भी रहे हैं। वर्तमान में वो देहरादून ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के पद से स्थानांतरित होकर बागेश्वर पहुंचे हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की उनकी प्राथमिकताएं हैं और क्या उनकी कार्यशैली है, किस तरह से वो काम करना आगे को चाहेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है बागेश्वर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? सर, बागेश्वर आप आए हैं, प्रथम बार आपको पुलिस अधीक्षक के चार्ज पर दिया गया है, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? बेसिकली मैं बहुत नसीबवान हूँ कि इतने सुंदर उत्तराखंड के सबसे सुंदर ज़िले में बाबा बागनाथ की भूमि में मुझे काम करने का मौका मिला है। जो क्राइम प्रोफाइल है डिस्ट्रिक्ट की, उस तरीके का क्राइम नहीं है कि जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा वो करें। बहुत शांत और सुंदर डिस्ट्रिक्ट मुझे देखने को मिला, जो हमारे आंकड़े बताते हैं। तो एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग जो है उस पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। एक कम्युनिटी पुलिसिंग रहेगी जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सारे लोगों के बीच जाकर एक अलग तरीके की पुलिसिंग करेगा ताकि क्राइम ना ही हो। मतलब तो इस तरीके का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जो उभरते हुए क्राइम है, साइबर क्राइम है, इसमें 100% रजिस्ट्रेशन हो। जो लीकर को लेके महिलाओं के इश्यूज़ है, इसमें भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बागेश्वर सिटी का जो अपना एक ट्रैफिक है, उसको कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक टूल्स और साइंटिफिक मेथड्स द्वारा मैनेज करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। सर, बागेश्वर जिले में क्राइम उतना ज़्यादा नहीं है अन्य जनपदों की अपेक्षा, लेकिन सौभाग्य से आपके पास ट्रैफिक का एक बड़ा अनुभव है। तो ट्रैफिक यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे? क्योंकि वो भी तब जब हमारे पास डाइवर्ट वाला कोई प्लान नहीं है, तो कैसे उसको चुनौती को निपटेंगे? बेसिकली ट्रैफिक जो है दो तरह का होता है। एक तो ट्रैफिक कंजेशन और एक ट्रैफिक जाम। जो ट्रैफिक जाम होता है वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चरल कारण से होता है कि आपके पास जो डबल लेन सड़क होनी चाहिए, या एक कोई भी सिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, उसको एक बाईपास रूट होना चाहिए, इसके अभाव में एक होता है। और जो कंजेशन है वो कहीं ना कहीं पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस कारणों से हो रहा हो, या जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको किस तरीके से हम मैनेज किया जाता है। तो इसमें सेग्रेशन किया जाएगा, अलग अलग टाइम्स, अलग अलग ट्रैफिक के जो वाहन है उनको दिया जाएगा। जो पीक आवर्स होंगे, स्कूल का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, उसमें जो अन्य ट्रैफिक है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए अलग टाइमिंग्स दिए जाएंगे। हेवी व्हीकल्स के लिए और जो बागेश्वर में जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो पर जस्ट बागेश्वर से पास हो रहा है, उस ट्रैफिक के लिए कुछ अल्टरनेट रूट भी ढूंढे जाएंगे और उसके लिए भी नियम कुछ बनाए जाएंगे। सर, एक मादक पदार्थों का चलन यहाँ पर बढ़ा हुआ है, शराब है, स्मैक है, चरस है, ये सब चीज़ें हैं, तो इससे कैसे निपटने का आपके पास क्या प्लान है? बेसिकली जो स्मैक का इशू जो मेनली कॉलेज के स्टूडेंट्स में देखा जा रहा है, इसके लिए जैसे कि मैंने बता दिया कि एक स्मैक के क्रिमिनल की प्रोफाइल हम लोग बनाएंगे। इसमें क्रिमिनल कौन है, पेडलर कौन है और विक्टिम कौन है, इसमें सेपरेशन किया जाएगा। जो बच्चा खा रहा है या जिसके पास मिली है, अगर वो खुद ही उसका शिकार हो तो कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग या मेडिकल हेल्प एक्सटेंड की जाएगी। और जो लोग इसको प्लेन एरियाज से लाके यहाँ बेच रहे हैं उन पे कठोर कार्रवाई करते हुए उन पे कार्रवाई की जाएगी। हाल के दिनों में हमने देखा सर, आपके एसओजी ने बहुत सारे काम किया, लेकिन अदालत ने कुछ खास टिप्पणी की, कुछ उसकी आलोचना भी की है। तो जनरली ऐसा हो जा रहा है कि जो मामले पुलिस के हैं कोर्ट से छूट रहे हैं सर, तो क्या इसके लिए किया जाएगा? इसमें बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ था वो प्रोसीजरल एरर को लेके हुआ था। एनडीपीएस एक बहुत जटिल एक्ट है। इसमें करेक्शन करने के लिए हम एक डिटेल्ड एसओपी बनाएंगे जो हर एनडीपीएस के क्राइम में यूज़ की जाएगी। और कहीं ना कहीं हमारा ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति प्रोसीजरल एरर के कारण ना छूटे। एक एसओजी की कार्यशैली पर भी थोड़ा सवाल लोगों ने उठाए थे, तो इस तरह की सवाल पुलिस पर न उठाएं, इस तरह की क्या कोई व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल होगा। एक एसओजी हमारी बहुत ही छोटी टीम है, तो इसको जो थाने में लोग हैं जिनका एनडीपीएस में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा उनको भी कुछ अटैच किया जाएगा। और एक सशक्त एसओजी हम लोग इसमें एनडीपीएस या अन्य ड्रग्स के कारण है
इसमें हम कार्रवाई करने के लिए। सर, एक रेवेन्यू विलेजेस अभी आपको पुलिस को मिले हुए हैं, तो उसका उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, बहुत दूर गांव है, गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं होती है, तो उन इलाकों में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? इसमें पुलिस का चूँकि एक ट्रेडिशनल एक्सपर्टीज़ रही हो, एरियाज़ को लेके हो, और ये लिमिटेड संसाधनों में मैक्सिमम काम करना, एक पुलिस की अपनी एक एक्सपर्टीज़ रही है। और बहुत बार पहले भी जो रेवेन्यू एरिया में जो बड़े क्राइम होते थे वो एनीवे पुलिस को ही ट्रांसफ़र होते थे। तो इसी के तहत मैं कहूँगा कि ये चुनौती तो ज़रूर है, पर चूँकि पुलिस की अपनी एक स्ट्रेंथ है, तो उनको देखते हुए एसडीआरएफ का यहाँ पे प्रेजेंस देखते हुए ज़रूर हम इसमें कामयाब होंगे। सर, एक बागेश्वर पुलिस लाइन के समीप ट्रंचिंग ग्राउंड है, नगर पालिका कूड़े का बड़ा डंपिंग जोन वहाँ पर बनाया हुआ है, तो वो आपकी समस्या रही है। पिछले पुलिस अधीक्षकों ने भी उसमें काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली, तो कैसे इससे निपटेंगे? ये इशू पूरी तरीके से अभी तक मुझे ज्ञात में नहीं है, हालांकि इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे मिला हुआ है, तो इसको अच्छे से स्टडी करने के पश्चात जो भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है या लोक प्रतिनिधि है, उनको साथ में लेते हुए हम लोग इसमें कुछ ना कुछ हल इसमें ज़रूर निकालेंगे। एक सर, जनरली जब पुलिस वर्क करती है तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी एक इश्यू रहता है, तो अब आप इससे कैसे देखते हैं, और क्या ऐसा इनकेस ऐसा होता है तो कैसे निपटेंगे? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो या कोई भी प्रेशर हो, ये प्रेशर नहीं होता है, ये अलग अलग डिमांड्स होती है, और हर कोई अपनी डिमांड रखने में अपने तरफ से सही होता है। जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो लोग जो है उनको अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये कहीं ना कहीं कार्य है, कोई भी इलीगल कार्य बागेश्वर पुलिस द्वारा नहीं किया जाएगा। और जो भी है, चूँकि कम्युनिटी पुलिसिंग ही हमारा प्रेफरेंस है, तो जो भी कोई डिमांड होगी उसको एक वैज्ञानिक तरीके से देखते हुए जितना हो सके उतना किया जाएगा। उसमें जो भी गुड वर्क है, जो कार्य करने हैं, वो ज़रूर किए जाएंगे। जी, एक साइबर ठगी और बैंक का फ्रॉड एक इशू रहा है सर, लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है, अवेयरनेस न होने की वजह से लोग उससे झांसे में आ रहे हैं, तो कैसे उससे निपटेंगे? इसमें साइबर में सबसे बड़ा इशू पहले रहता है रजिस्ट्रेशन। तो इतना तो हम ज़रूर करेंगे कि 100% रजिस्ट्रेशन जो है साइबर फ्रॉड का वो ज़रूर करेंगे। और दूसरी चीज़, साइबर में प्रिवेंशन ही क्यूर है, मतलब इस तरीके के इनोवेटिव चीज़ें साइबर क्रिमिनल्स कहीं जामताड़ा में बैठ के, कहीं राजस्थान में या अन्य प्रदेश के एरियाज़ में बैठ के मुख्यतः फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कोई एंड नहीं है, मतलब आज कोई एक पर्टिकुलर एसओपी है तो कल कोई और है। तो इसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस ही बहुत बड़ी वो है, चूँकि मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट का प्रसार अब हमारे जनपद में भी बहुत ज़्यादा स्तर तक हो रहा है। बच्चों तक मोबाइल है, बड़ों तक भी मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है। तो एक अच्छा अवेयरनेस ड्राइव इसमें लिया जाएगा और लोगों को इसमें नॉलेजेबल बनाया जाएगा। सर, एक यंग आईपीएस अधिकारी आप हैं, एक युवाओं का वर्तमान में हम जो रुझान देख रहे हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। एक सिंपल एक पुलिसिंग होती है सर, आप उसको पुलिस के जरिए, कानून के जरिए कंट्रोल करेंगे। एक आउट ऑफ पुलिस एक ये होता है कि आप सामाजिक तौर पर जागरूकता फैलाएं या व्यक्तिगत रुचि लेके, तो इस तरह का क्या कोई करेंगे कि ताकि युवाओं को बचाया जा सके? बिल्कुल, अगर ट्रेडिशनल क्राइम की बात करें तो बागेश्वर में वो कम से कम रहा है। तो ट्रेडिशनल विंडो में ना फंसते हुए हम इसमें ज़रूर एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हर जो नशे का आदी व्यक्ति है उसकी एक क्रिमिनल प्रोफाइल बनाया जाएगा, उसमें क्रिमिनल और विक्टिम अलग किए जाएंगे, जिसको जिस तरीके का सोल्यूशन चाहिए वो दिया जाएगा। इसमें हम गार्डियन पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अभी बातचीत में आपने बताया कल एक गरुड़ की बैजनाथ में घटना हुई है, तो आपने ये माना कि वो घटना रोकी जा सकती थी, तो किस तरीके से इसको रोका जा सकता? कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव सोसाइटल और सोसाइटल फेलियर है, क्योंकि जो व्यक्ति ऑलरेडी पुलिस द्वारा जिसको ऑलरेडी पनिश किया गया है, जेल भेजा किया है, उसी को उसकी अपनी पत्नी बेल पे ले आती है और फिर उसके बाद भी उसकी आदतें नहीं सुधरती है। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी एज अ होल या एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल, हमने जब इतने मौके देने के बाद भी व्यक्ति नहीं सुधर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक आगे वाला सोल्यूशन हमने उसमें ढूंढना चाहिए था। तो इसमें चूँकि उस एरिया की महिलाओं ने भी एक आवाज़ उठाई और पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है, तो इसमें ज़रूर हम लोग एक अच्छा काम करेंगे।
एक साथ थोड़ा सा अपने बारे में अगर आप बता दें, आपका बचपन कहाँ बीता, किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, इस पोस्ट तक पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता मेरा मुख्यतः जो जन्म हुआ है वो एक पुणे ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ है, और इत्तेफाक से जो मेरे गांव का ग्राम दैवत है वो भी बागेश्वर नाम है उनका, जिसको हिंदी में बागेश्वर ही बोला जा सकता है। तो मेरी पढ़ाई भी एक सरकारी स्कूल से हुई और मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, और सीए की पढ़ाई के बाद मैंने आईपीएस ज्वाइन किया, और मैं उत्तराखंड में पिछले 3 साल से सर्व कर रहा हूँ। लास्ट सवाल सर, अब लोगों से और बागेश्वर के लोगों से और युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? वही कि एक बहुत ही उत्तराखंड के सबसे सुंदर प्रदेश में या सुंदर ज़िले में हम लोग निवासरत है, और कहीं ना कहीं जो ये पुलिस रिलेटेड समस्याएं जो क्राइम में कन्वर्ट हो रही है, ड्रग्स को लेके एफआईआर हो या मारपीट की समस्या हो, कहीं ना कहीं हमने इससे उभर कर आते हुए एक सुंदर, जितना सुंदर ये डिस्ट्रिक्ट है उतना ही सुंदर एक सोसाइटल पीस भी इस शहर में या इस प्रदेश में हो, इसका मैं सबको विनंती भी करूंगा, और हमारी पुलिसिंग भी उसी तरीके से होगी। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने वक्त दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो आप थे बागेश्वर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि बागेश्वर में पुलिसिंग के अलावा प्रोएक्टिव पुलिसिंग भी आपको देखने को मिलेगी, और उनका स्पष्ट मानना है कि ज़रूर जनता को फर्क नज़र आएगा। सीसीएन न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।